अंपायर की एक गलती से संजू सैमसन का शतक बनते बनते रह गया और अगर वो शतक बना लेते तो निश्चित था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत जाती। लेकिन उस जीत में भी संजू सैमसन को हराने का एक सबसे बड़ा जो प्लान था वो ऋषभ पंत ने तैयार कर लिया था। तो ऋषभ पंत के उस एक चाल से संजू सैमसन की टीम हारी। आखिरकार वो चाल क्या है ये हम आपको बताएंगे और कैसे अंपायर की एक गलती ने पूरे पॉइंट्स टेबल का खेल जो है वो पलट दिया है। और केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, ये सारी टीमें जो है अब खुशियां मना रही हैं। लेकिन लखनऊ और हैदराबाद पर अभी भी विपत्ति पड़ने वाली है। क्या है पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आखिरकार वो कौन सी चाल थी जो ऋषभ पंत ने चली थी संजू सैमसन की टीम के खिलाफ में, बताएंगे वीडियो में आगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की टीम 1 रन से मैच हारी थी। इस मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ उनको जीत के लिए 222 रन बनाने थे और जिस तरीके से शुरुआत में विकेट गए, जॉस बटलर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, सबसे पहले यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, पराग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। संजू सैमसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो लगातार रनों की बारिश कर रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि उनके बल्ले के आगे कोई भी सामने गेंदबाज गेंदबाजी करना नहीं चाह रहा था। हर तरीके का शॉट संजू सैमसन के बल्ले से लगातार मैदान की हर बाउंड्री को चीर रहे थे और ऐसे में सबसे ज्यादा सरदर्द ये था कि कौन सा ऐसा गेंदबाज सामने लाया जाए जो संजू सैमसन के बल्ले को रोक पाए। ऐसा होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। लगातार जो है वो गेंदबाजों की एक तरीके से कहें कि धुनाई होती नजर आ रही थी और सभी के सभी जो है परेशान होते नजर आ रहे थे। अब होता यहां पर यह है कि गेंदबाजी पारी का कुल मिलाकर देखा जाए तो वो ओवर रहता है वहां पर 16वां, और 16वें ओवर से पहले जब 15 ओवर का खेल पूरा रहता है तो 15 ओवर में स्कोर होता है 159 रन 3 विकेट पे, और यहां से अभी भी 62 रनों की जरूरत होती है अगले 5 ओवर, यानी कि लगभग 12 रन प्रति ओवर बनाना था। जब संजू सैमसन जिस रफ्तार में खेल रहे थे और संजू उस वक्त में 43 गेंदों में 85 रन में बैटिंग कर रहे थे, उनके लिए यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था और साथ में शुभम दुबे भी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन 15 ओवर के बाद जब 16वां ओवर शुरू होता है, यहां ऋषभ पंत लगाते हैं मुकेश कुमार को, जो कि उनके तुरुप के इक्के थे गेंदबाजी करने के लिए। उन्हीं की गेंदबाजी पर उनके पहले ओवर में बटलर का कैच छूटा था, हालांकि बटलर जल्दी निपट गए थे। लेकिन मुकेश कुमार उस ओवर की चौथी गेंद पर सैमसन को एक गेंद करते हैं और सैमसन लंबा हवाई फायर करते हैं और सीमा रेखा पर कैच पकड़ने की बात होती है और वहां पर वो कैच पकड़े जाते हैं। शे होप कैच पकड़ करके गिरते पड़ते जो है वो कैच थोड़ा सा हटते थे, बाउंड्री रोप से अलग आते हैं। ये पारी का 16वां ओवर था जो गेम चेंजर साबित हो सकता था। और यहां पर जब वो कैच के लिए थर्ड अंपायर के पास अंपायर जाते हैं, मैदानी अंपायर, तो देखा यह जाता है कि बाउंड्री रोप के काफी करीब थे शे होप और ऐसा क्लियर विजन नजर नहीं आ रहा था कि वो ये कहा जा सके कि संजू सैमसन ने कैच जो है वो पकड़ते वक्त में जो पांव था वो बाउंड्री रोप को टच किया है या नहीं किया है। हालांकि अंपायर जो माइकल गॉफ थे उनको ये लग रहा था कि इस गेंद को जब पकड़ रहे थे और जब पांव टच करता तो बाउंड्री की जो स्कर्टिंग होती है वो हिलनी चाहिए थी। तो उस तरीके से दिख रहा था। कमेंट्री में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस बात को कहा, बाकी कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो पैर उनका टच किया है थोड़ा सा ही सही, और वो कैच के बजाय वो अगर छक्का हो जाता तो गेम बदल जाता, क्योंकि उस गेंद के बाद 2 चौके पड़े थे और 11 रन उस ओवर्स में आए थे और स्कोर हो गया था 170। अगर वो छक्का पड़ता तो स्कोर होता 176, और जो जीत के लिए 52 बनाने थे 4 ओवर में, वो 4 ओवर में 46 बनाने होते। संजू सैमसन 92 पर नाबाद होते या हो सकता था कि और भी ज्यादा मौके उनके बनते। लेकिन जिस तरीके से सैमसन के आउट होने के बाद पॉवेल ने आकर के जो एक चौका लगाया, फिर उसके बाद एक लेग बाई में चौका आया, लगा कि पॉवेल भी कुछ कर देंगे। लेकिन 17वां ओवर खलील अहमद आते हैं करने और वहां पर भी पंत ने कहा कि खलील को बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने लाते हैं। शुभम दुबे जो कि बाउंड्री लगा रहे थे उनके खिलाफ लाते हैं और वो शुभम दुबे को आउट कर देते हैं। लेकिन यहीं पर जिस चीज के लिए डुआन फिएरा की बात करें आपको, तो डुआन फिएरा जो कि आकर के उनके खिलाफ रन बन सकते थे, वो आकर के पेस बॉलर्स को मार सकते थे, पेस बॉलिंग खिलाफ जो पेस बैटिंग कर सकते थे, वहां पर उन्होंने क्या किया कि आने के बाद कुलदीप यादव को लगाया। कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 21 रन मात्र दिए थे, अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे थे। और जैसे ही कुलदीप आते हैं उस ओवर में फिएरा को आउट करते हैं। फिएरा जो है वो आउट होकर के जाते हैं और सबसे खास बात जो रही है वो ये कि एलबीडब्ल्यू उनको आउट करते हैं, समझ ही नहीं आई, बैकफुट पर गए खेलने, आउट हो गए और उस ओवर में सिर्फ 4 रन आए। यानी कि जहां आपको 3 ओवर में लगभग बनाने थे कुल मिलाकर के 41 के आसपास रन, वहां पर वो 41 रन बनने के बजाय अब 2 ओवर में 37 रन बनाने थे। फिर भी हालांकि ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब एक बार आप
कि गर्दन फंस गई तो फिर निकलने का दिक्कत था वहां पे, और वही हुआ। और पंत के इस चाल में जो 18वां ओवर उन्होंने करवाया था ऋषभ पंत से, उस चाल में पूरी तरीके से टीम फंसती नजर आई यहां पर राजस्थान रॉयल्स की। हालांकि एक बात तो कहना पड़ेगा कि अब यहां पर जो हार हुई राजस्थान रॉयल्स की, इस वक्त उनकी टीम जो है राजस्थान रॉयल्स की, वो अब 16 अंकों पर ही टिकी हुई है 11 मैच के बाद। केकेआर और राजस्थान दोनों तो बराबरी पर हैं, लेकिन आने वाले जो मैचेस होंगे उसमें कहीं ना कहीं केकेआर को देखा जाए तो उनको भी अब एक मैच जीतना पड़ेगा और आरआर को भी एक मैच जीतना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आप टॉप 2 में बने रहना चाहते हैं तो कम से कम 20 अंक पकड़ना पड़ेगा, यानी कि 3 मैच में केकेआर और आरआर को अगर टॉप 2 में बने रहना है तो उनको अगले 3 मैच में 2 मैच जीतने ही पड़ेंगे, ये मजबूरी है। क्योंकि 20 होगा, 18 पर फैसला होना होगा तो केकेआर तो क्वालिफाई कर जाएगी नेट रन के दम पे, लेकिन जो 2 मैचेस बैक टू बैक हारी है आरआर, हालांकि अभी भी उनका एनआरआर बाकी टीमों से अच्छा है, लेकिन वो इंपैक्ट कर सकता है। तो 2 मैचेस राजस्थान को जीतना ही पड़ेगा। अगर 2 मैच जीतेंगे तो 20 अंक हो जाएंगे और ऐसे में वो टॉप 2 में रहेंगे, यानी कि क्वालिफायर 1 जो है वो केकेआर और आरआर की टीम खेलती नजर आएगी। लेकिन अगर यहां पर आरआर अगले 3 मैच में 2 मैच हार जाती है तो दिक्कत उनके लिए हो जाएगा। क्वालिफाई तो कर जाएंगे वो एक मैच जीतकर 18 अंक के साथ में, लेकिन चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद ये तीनों टीमें जोर लगा रही हैं कि इनके 18 अंक अगर अच्छे एनआरआर के साथ हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस चेन्नई के लग रहे हैं कि उनके पास तीनों मैच जीतने का मौका है। तीनों मैच अगर जीतेंगे जैसा परफॉर्मेंस चेन्नई कर रही है तो उनके 18 अंक हो जाएंगे। अगर वो 18 अंक पर जाते हैं तो फिर हो सकता है कि आरआर को बाहर जाना पड़े, और इतनी शानदार पूरे कैंपेन को 11-12 मैच तक चलाने के बाद अगर ऐसी स्थिति होगी तो शायद आरआर को ये कहीं ना कहीं ये बात नहीं पचने वाली है। तो ऐसे में आरआर के लिए अब दिक्कत यह है कि अगले 3 मैच में 2 मैच जीतना कंपलसरी है अगर टॉप 2 में जाना है। अगर वैसे एक मैच आप जीतेंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 2 मैच जीतेंगे तो टॉप 2 आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि 20 अंक अब किसी का होने वाला नहीं है यहां पर सिवाय केकेआर और आरआर के। चूंकि राजस्थान के पास में भी जो है वो आपकी माफ कीजिएगा, यहां पर हैदराबाद के पास में भी वो 18 ही हो सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो चेन्नई के पास में भी जो है वो 18 ही हो सकता है, क्योंकि पास में 3 मैच बचे हुए हैं। एसआरएच के पास में 11 मैच में 12 अंक हैं। एलएसजी के पास भी 11 में 12 अंक है, तो इनके पास में 18 अंक ही होंगे। दिल्ली के पास 16 अंक हो सकता है, आरसीबी के पास 14 अंक हो सकता है। तो 14 पर तो सिनेरियो बहुत कम लग रहा है पहुंचने का, लेकिन हाँ 18 अंक पे और 20 अंक पे, तो 18 पे क्वालिफाई कर जाएंगे, 20 अंक रहेगा तो आप टॉप 2 पे करेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या पहले 20 अंक करती है या आरआर पहले 20 अंक करती है। आप क्या सोचते हैं, क्या वो अंपायर का जो फैसला था वो सही था? आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है यहां पर ऋषभ पंत की जो शानदार कप्तानी रही है उसको आप कैसे देखते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो मुलाकात होती है एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।